नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसके पहले जो हम वीडियो इसके लाए हैं रियल नंबर के, उसको आप देख चुके होंगे। अब हम उसके आगे चलते हैं और देखिए हमारा जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, पहले हम बता दें, पहले एक रिव्यू ले लें कि क्या क्या हम पहले एक बार पुरानी बातों को भी बता दें कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने परिमेय संख्या तक की बातें पढ़ ली हैं, यानी हम लोगों ने यहाँ तक की बातें पढ़ चुके हैं। इसके नीचे भी जो चार्ट था पूरा उसको हमने डिस्क्राइब किया। अगर ना देखें तो पुरानी वीडियो जाकर देखें। कैसे देखना है पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था। आज हम लोगों को इरेशनल नंबर पढ़ना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस IB के फॉर्म में जो नंबर होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं। जहां पर i हमारा क्या है? आयोटा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? i की वैल्यू होती है √-1, ठीक है। और इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा ये हमारा क्या होता है? ये हमारा वास्तविक संख्या होता है, और ये जो IB वाला फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्या फिर दो भाग में डिवाइड होता है, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है ये पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। और उसके बाद हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में बात बताई थी, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में पिछली क्लासों में हमने चर्चा किया था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, लेकिन इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले एक चीजें बच गई थी पिछले वीडियो में कि कोई भी हमारे पास फ्रैक्शंस हो, कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर होगा, तो हम उस रेशनल नंबर को देख के कैसे समझेंगे कि उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। तो पहले हम वो चीजें देख लेते हैं, उसके बाद हम आज अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। इसी के साथ ये फ्लोचार्ट जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो आज समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। तो आइए देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हम रेशनल नंबर को देख के कैसे पहचानेंगे, ये चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ तक का अगर आपने नोट किया तो नोट कर लीजिए, हम इसको रफ करने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब उसके बाद देखिए, जैसे कि हमारे पास लिखा है 22/p/q के फॉर्म में होता है। हमने पिछली बार बताया कोई परिमेय संख्या हमारा p/q के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? p/q के फॉर्म में होता है। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और अगर हमारा यही q अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होता है, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होता है, तो इसमें हमारा पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? शांत दशमलव। क्या पाया जाएगा? शांत दशमलव, जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और अगर हमारा यहीं पर अगर q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m और 5 की पावर n, वेयर mn नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये हमारा कहलाएगा अशांत आवृत्ति दशमलव। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर 2 की पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में होगा तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। अगर इस फॉर्म में नहीं होता, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो उसे अशांत आवृत्ति दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 7/25 है। क्या ये है? तो आइए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7 और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो
आप देख सकते हैं कि जो हमारा q है ये हमारा 5 की पावर m के फॉर्म में तो है, लेकिन m के फॉर्म में नहीं है। तो क्या ये होगा? बताइए। नहीं, ये वाला फॉर्म होगा, यानी इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल पाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये चीज नहीं है सर जी, कोई बात नहीं, ला देंगे हम लोग। 1 लिख सकते हैं, और 1 को किसी की भी पावर अगर 0 होती है, जैसे 2 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसको हम 2 की पावर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में हो गया। इस वजह से इसमें क्या है हमारे पास, ये हमारा शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ऐसे अगर आ जाए 7 बटे या लिख लीजिए 9/7, 9/7, तो यहां पर ये हमारा नहीं है। ये अगर नहीं 5 पावर n भी बना सकते हैं, या एक ही बना सकते हैं, इस वजह से ये हमारा नहीं है। ये हमारा क्या होगा? अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत? तो यहां से आपकी ये बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं इरेशनल की ओर। तो आप हेडिंग डालिए इरेशनल नंबर। क्या डालेंगे? इरेशनल नंबर। हाँ, तो अब हम लोग अपरिमेय संख्या हेडिंग डालिए। आप लोग क्या डालेंगे? अपरिमेय संख्या। लिखिए वह संख्या जिसमें शांत दशमलव तथा शांत दशमलव या अशांत आवृत्ति दशमलव न पाया जाए उसे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हमने एक उदाहरण आपको वो दिखाया। आप कुछ एग्जांपल्स, कुछ 4 पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला जो पॉइंट है उसमें क्या है कि 0.12 112 1112 1112 डैश 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 इस तरह का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना तो शांत दशमलव पाया जा रहा है और ना ही अशांत आवृत्ति दशमलव पाया जाता। अब ये क्या होता है, ये पिछली वीडियो में बता चुके हैं। पहले अगर नहीं पता तो पहले देखिए, फिर यहाँ पर आइए। उसके बाद दूसरा 0.34 334 33334 डैश डैश डैश, तो इसमें भी हमारा ना तो शांत दशमलव पाया जा रहा है, ना ही अशांत आवृत्ति दशमलव पाया जा रहा है। इस वजह से ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के कोई भी नंबर्स आपको देखने को मिले, देखिएगा एग्जाम में आ भी सकता है कि इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अभी हम क्वेश्चन भी कराएंगे, देखिएगा आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये पहला टाइप हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है कि यदि कोई यम एक धनात्मक पूर्णांक है जहां पर स्क्वायर रूट यम पूर्ण वर्ग ना हो, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने, तो उसे हम बोलेंगे एक अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। इस तरह के जो भी होते हैं वो एक अपरिमेय संख्या कहलाते हैं या इरेशनल नंबर बोलते हैं। तीसरी बात क्या है कि यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक हो और वहां पर क्यूब रूट ऑफ यम जो होता है वो पूर्ण घन संख्या हो, पूर्ण घन संख्या घन ना हो, तो उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ घन 2 का घन क्या, जो क्यूब रूट ऑफ 2 है, क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 6, ये सभी हमारे क्या हैं, ये हमारे अपरिमेय संख्या हैं। ठीक इसी तरह अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन कराएंगे कि पाई क्या है। पाई एक हमारा, ये गलत यहां लिखा हुआ है, पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि उसकी जो वैल्यू 22/7 है वो एक परिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन अभी जान लीजिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन कराएंगे तो डायरेक्ट हम इस पे टिक लगवाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए दिल थाम के बैठ जाइए। ठीक है, 5 क्वेश्चन आज लाएंगे, इसके बाद क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे। तो देखिए पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। इसको तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, आए हुए क्वेश्चंस हैं
और इन फ्यूचर आ सकता है। क्या हो सकता है? आ सकता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको और क्लियर करेंगे। उसके बाद इसकी जो वैल्यू होती है क्या 22/7, इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्यों बोलते हैं आइए जानते हैं, इसी को जानना है। देखिए अभी हमने क्या बताया कि ये हमारा 7 है, ये हमारा क्या है? इसको बोलते हैं Q, P/Q के फॉर्म में है। Q हमारा नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा पाया जाता है अशांत आवृत्ति दशमलव। इसमें क्या पाया जाएगा? अशांत आवृत्ति दशमलव। जिसको डिवाइड किया जाता है तो इसमें पाया जाता है अशांत आवृत्ति दशमलव। इस वजह से ये हमारा क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है और इसमें अशांत आवृत्ति दशमलव भी पाया जाता है। जो पाई होता है वो इसके लगभग पास होता है, लगभग पास होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसके बराबर नहीं होता है, लगभग पास होता है। इस वजह से ये वैल्यू लिख दी जाती है। और इसमें जब इसकी वैल्यू आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में अपने निकालेंगे, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो निकालिए, नहीं है तो इतना बड़ा जो मोबाइल लिए हैं उस बड़े वाले मोबाइल में क्या करेंगे? साइंटिफिक कैलकुलेटर लगा लेंगे और उसमें पाई को क्लिक करके जब आंसर में डालेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो वहां पर आप देखेंगे कि ना तो वहां पर शांत दशमलव हम लोग को मिल रहा है, ना अशांत आवृत्ति दशमलव मिल रहा है। हो आप कहेंगे कि वहां पर जाकर वो अंत हो गया। वो अंत इसलिए नहीं हुआ है, आपकी मोबाइल की कैपेसिटी, आपके कैलकुलेटर की कैपेसिटी साइंटिफिक कैलकुलेटर की वहीं तक है, उसके बाद भी वो नंबर आता है और वहां पर ना तो शांत दशमलव पाया जाता है, ना अशांत आवृत्ति दशमलव पाया जाता है। इस वजह से इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, इसकी ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई की 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस वजह से लिख दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसमें अशांत आवृत्ति दशमलव पाई जाती है, इस वजह से इसे परिमेय संख्या बोलते हैं, और इसमें नहीं पाई जाती इस वजह से इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आपको पूरी तरह से ये इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब यहीं से फ्लो चार्ट खत्म। और आपको हम इसके बाद और एक बात बता दें कि जो हमारा परिमेय और अपरिमेय है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इसको मिला दिया जाएगा तो इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और वास्तविक और काल्पनिक मिला के समृद्ध संख्या, ये हम पहले बता चुके। तो यहाँ से ये खत्म हो गया। आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अब क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पाई माइनस ई, ये क्या पंजाब टेट 2011 में 6 से 8 वाले पेपर में पूछा गया कि क्या है, ये क्या है? एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और अपरिमेय दोनों है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया कि पाई हमारा क्या है? पाई हमारा परिमेय संख्या। और यहाँ पूछा गया है एक क्वेश्चन ये भी है कि पाई है, ये यूपी टेट में आया हुआ है। कहाँ आया है? यूपी टेट में 15 अक्टूबर 2017 में और 19 दिसंबर 2016 में भी आया हुआ है। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने इसकी डिफिनेशंस, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पहले बताया। तो बस एक बात यहाँ पर और ध्यान देने की है कि अगर किसी भी संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुड़ जाए, घट जाए, गुणा हो जाए या भाग हो जाए तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही बनाएगी। जैसे यहाँ पर घटा है तो यह एक अपरिमेय संख्या ही बनाएगी। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? बोला गया है कि यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 14 कम हो तो वह संख्या क्या है? तो बहुत सिंपल सा हम आपको वो बताते हैं क्या कि यदि किसी संख्या, तो आप संख्या मान लो x, क्या मान लो x, यदि किसी संख्या का 2/3
तो इसका 2/3 कर लो। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4, तो वो संख्या क्या है, x है, उस संख्या के 3/4, क्या 3/4 से 14 कम है। कौन, ये क्या कहा, यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 14 कम है, ये 14 कम है, तो या तो 14 कम है तो इधर 14 जोड़ दो तब ये बराबर होगा, और या तो इधर 14 घटा दो, तो हम इधर 14 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको आप इधर ले आ दो, नहीं इसको आप उधर ले आओ क्योंकि पॉजिटिव रहने दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4x माइनस 2/3x बराबर 14। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, 4 3 का 12 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 का 9x माइनस 4 3 का 12, 4 में से जिसको नहीं पता ये 4 को 12 ये 3 आएगा, और जो ये आता है इसी को हम इससे गुणा कर देते हैं, तो 3 3 का 9x, अब यहाँ से किए 4 और 4 दूनी 8x बराबर 14। तो यहाँ से हमारा आ गया क्या कि 9 में से 8 गया, x बचेगा, इसके बाद यहाँ आइएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x/12 बराबर 14, तो x बराबर 14 गुणे 12। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको गुणा करने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट वाला हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट वहां पढ़िएगा, क्वेश्चन आएंगे। तो 4 दूनी 8, देखिए 8 इसमें से कौन कौन, अच्छा फंस गया मामला, फंस क्या गया, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। अब अगर केवल एक 8 होता तो सीधे मार के आप चले जाते, लेकिन अब मामला क्या हो गया, फंस गया। यहाँ 3 का मल्टीपल देख लीजिए आप, देखिए 4 3 12, मल्टीपल वाली वीडियो लाएंगे, तो 4 3 12, यहाँ पर क्या है 3 है, देखिए 3 से कौन कौन जा रहा है, तो 6 7 7 2 14 15, 3 से जा रहा है, यानी वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला कब नहीं है, इसको तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि 8 अंतिम में नहीं है, अब इन्हीं 3 में से कोई है। अब उसके बाद 9 8 1 9, यानी फिर मामला फंस गया 3 का, तो अब करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई एक 3 का ऑप्शन होता तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाता, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आपको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं कि हो सकता है ये तो हमने अपने से ऑप्शन बनाया इसलिए आपको हमने डाल दिया, जो एग्जाम में आता है वो इतना दिमाग वो लोग नहीं चला पाते हैं, तो आप इस तरह से अपने ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ से कर लीजिए 14 और 12 का जल्दी से, वो 12 चौक 48 की 8 हासिल लगा 4, 12 के 12 12 4 16 168, यानी कि वाला ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग, क्या ये सीटेट 6 से 8 वाले में आया बच्चा, 6 से 8 वाले में कब आया, 18 नवंबर 2012। पूरा डिक्टो क्वेश्चन में दे रहा हूं, कोई अपने में काट छाट नहीं कर रहा हूं भाई साहब। इसके बाद दो संख्याओं का योग 32 है, यदि उनमें से यदि एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो क्या है, दो संख्याओं का योग यानी x + y = 32। एक संख्या क्या है -36, दूसरा क्या करना है हमको ढूंढना है, तो y = 32 + 36 6 2 8 3 2 6 68, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कब आया है सीटेट, 18 नवंबर 2012। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 3/7 के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, इस संख्या का 30% क्या होगा? क्या आपने कहा है कि किसी संख्या का 3/7 भाग का 2/3 का 4/5 क्या है 48 है। यही यहाँ क्या है 48। तो x = क्या होगा 48 × 7 × 3 × 5, इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन 3 × 2 × 4। तो यहां से क्या हुआ 4 से कर गया, 4 × 4 4 दूनी 8, ये हमारा क्या हुआ 6 हुआ, ये हमारा क्या हुआ 2 हुआ। ठीक है, तो x = क्या होगा 2 × 7 × 3 × 5, तो 5 3 15 और 7 दूनी 14, यानी 7 दूनी 14 15 5 4 9 5 चौको 20, यानी 0 यूनिट डिजिट होनी चाहिए। 0 है किसी पे? 0 नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं, अभी इसका भी 30%, ये तुम्हारी संख्या हो गई। अब ये क्वेश्चन क्या था, इस संख्या का 30% क्या होगा? अगर संख्या होता तो 0 डिजिट जो भी होता वो मार देते। संख्या का 30% यानी कि
14 गुणे 15 का 30%, 30/100, ठीक है। यक्स का 30%, 30% ही हो जाएगा। तो 0 से हमारा 0 कट गया, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 × 14, यानी 7 गुणे 3 गुणे 3, 7 × 21, 21 और ये 3, यानी 3 यूनिट जी होना चाहिए। 3 यूनिट फिर फंस गया, देखिए फंस गया ना मामला। और 3 में ये 3 का ये देखिए ये तो हो नहीं सकता। 7 × 21 गुणे 3, यानी यूनिट डिजिट हमारी 3 होनी चाहिए। जो इकाई का अंक होगा वो 3 होना चाहिए। तो इसमें है, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि अब ये वाला ऑप्शन तो हमारा है नहीं, हमारा इसी में से है। अब हमको देखना है कि 3 के प्रोडक्ट में कौन सा है। 3 के प्रोडक्ट में ये है नहीं, 3 का प्रोडक्ट 5 3 8 ये भी नहीं, यानी यही हमारा ऑप्शन है। गुणा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 7 है, 7 9 63, दोनों 7 के भी प्रोडक्ट में नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? आज चलिए, तो यहाँ तक की बातें हमने आज की। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।